ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन की रिकॉर्डिंग। लीजिए सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।
साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो
काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब,
पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। हाल ही में लद्दाख के पूर्वी हिस्से में हो रही गतिविधियों और अनलॉक 2 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रेडियो और टीवी के माध्यम से शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,099 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर अब 59% से अधिक है। दिल्ली में कुल 85,161 मामलों में से 56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और ठीक होने की दर 66% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,10,292 लोगों की जांच की गई है। महामारी शुरू होने से लेकर अब तक देश में 90 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार दिया है। बिजबेहरा में आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए चलाए गए तलाशी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने बारामूला जिले के नौगाम क्षेत्र में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने मोर्टार गोलों से भारी गोलाबारी की है। भारत ने संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब दिया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता चल रही है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने से लेकर अब तक तीसरी बार ये वार्ता हो रही है। कल से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। लॉकडाउन में लगे बहुत से प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। रात के समय लगने वाला कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जांच करते हुए और रेल तथा हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल, सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम, तरणताल, सिनेमा हॉल तथा राजनीतिक और धार्मिक सभाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। भारत और भूटान ने 600 मेगावाट खोलोंगचू पन बिजली परियोजना के लिए विशेष सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आशा की जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
कोरोना विषाणु की शुरुआत और इसके फैलने की जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना एक दल चीन भेजेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है चीन की युद्धकारिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही कड़ी आलोचना। आलेख रूपा नारायण दास का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के फैलाव के मामले में सूचना साझा करने को लेकर चीन की असफलता के कारण इसकी कड़ी आलोचना हो रही हो, ठीक इसी समय पिछले सप्ताह मनीला में हुई आसियान समूह के 10 राष्ट्रों की वर्चुअल बैठक में इसकी युद्धकारिता वाले व्यवहार को लेकर भी कड़ी निंदा की गई। इस समूह ने अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा कि समुद्र के कानून पर हुए 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS समुद्री हकदारी, संप्रभु अधिकारों तथा समुद्री क्षेत्रों पर वैध हित निर्धारित करने का आधार है। इस मामले में भी पेइचिंग की हठधर्मिता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति कम सम्मान दिखाने संबंधी स्वभाव का खुलासा हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब विश्व महामारी से लड़ने में व्यस्त है, संयोगवश जिसकी उत्पत्ति वुहान में हुई है, चाहे हांगकांग हो या ताइवान जलडमरू मध्य हो या फिर भारत चीन सीमा के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर युद्ध उकसाने का कार्य हो, सभी स्थानों पर चीन की युद्धकारिता प्रधानता पर है। इस वर्ष अप्रैल महीने में एक निर्दयतापूर्ण कार्य करते हुए एक चीनी जहाज ने दक्षिण चीन सागर के विवादित पैरासेल द्वीप के निकट चालक दल के 8 सदस्यों सहित वियतनाम के एक नाव को डुबो दिया। मछली पकड़ने वाली वियतनाम की 2 नाव वियतनामी मछुआरों को बचाने की कोशिश में लगी हुई थीं, जिन्हें चीनियों ने पकड़ लिया। चीन की मनमानी के परिदृश्य के विरुद्ध आसियान का वक्तव्य जारी किया गया है। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जन्म दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ राजनयिकों ने कहा है कि इस वक्तव्य ने लंबे समय से आसियान के एक फ्लैश पॉइंट के रूप में माने जाने वाले एक विवादित क्षेत्र में कानून के नियम पर क्षेत्रीय खंड द्वारा बल दिए जाने संबंधी एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण को चिन्हित किया है, जबकि पूर्व में संगठन ने विवादित जलों में आक्रामक व्यवहार की आलोचना की थी। आसियान ने कभी भी अपने शिखर सम्मेलन के बाद सरकारी परिपत्र में चीन की आलोचना नहीं की थी। भारत तथा वियतनाम में सदा से ही सशक्त संबंध रहे हैं। दोनों राष्ट्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत की स्थिति ने वियतनाम के साथ इसके संबंधों और पूर्ण रूप से क्षेत्र के देशों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को एक नया आयाम दिया है। चीन के हठी स्वभाव ने वियतनाम समेत क्षेत्र के अन्य देशों को इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता लाने के लिए भारत की ओर देखने को बाध्य किया है। भारत ने अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया तथा वियतनाम समेत आसियान शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय मंच पर और द्विपक्षीय साझा घोषणा पत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को लगातार समर्थन दिया है। दक्षिण चीन सागर में भारत का नौसैनिक अभ्यास तथा इस सागर में की जाने वाली गश्ती भी वियतनाम को भारत के मजबूत सामरिक समर्थन का संकेत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ऋण सीमा तथा भारत के रक्षा सहयोग, विशेषकर वियतनाम के साथ नौसैनिक सहयोग और भारत से उच्च गति की गश्ती नाव प्राप्त किया जाना भी वियतनाम की क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति नई दिल्ली की चिंता और वचनबद्धता को दर्शाता है। विश्व न केवल सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, बल्कि जमीन पर कोविड-19 के विरुद्ध एक वर्चुअल जंग भी लड़ रहा है। बहुत से राष्ट्रों का मानना है कि अगर चीन ने समय पर इस महामारी के फैलाव को लेकर सूचनाओं को साझा किया होता तो अमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सकता था और दुखों को कम किया जा सकता था। 20 मई को विश्व स्वास्थ्य असेंबली ने 122 देशों के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को अंगीकार किया, जिसने इस वायरस के जूनोटिक स्रोत को पहचानने और मध्यवर्ती मेजबान की संभावित भूमिका समेत मानव जनसंख्या में इसके प्रवेश के मार्ग को पहचानने के लिए विश्व का आह्वान किया। इस वर्ष WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत को कोविड-19 पर एक प्रस्ताव लाने को कहा गया है। नई दिल्ली का मानना है कि विश्व स्वास्थ्य असेंबली में अंगीकृत प्रस्ताव इस महामारी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तथ्यों और विज्ञान का प्रयोग करने तथा भविष्य की तैयारियों के लिए एक सबक लेने का एक अवसर है। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत इन लक्ष्यों की दिशा में काम करने को तैयार है। इस वैश्विक निकाय में पर्यवेक्षक दर्जे के लिए ताइवान की आकांक्षा पर विश्व स्वास्थ्य असेंबली की जिम्मेदारी लेने की आशा है। 1971 में अपने पलटाव के बाद UN की गतिविधि में अपनी पहली भागीदारी करते हुए ताइवान ने 2009 में एक पर्यवेक्षक के रूप में विश्व स्वास्थ्य असेंबली में भागीदारी की। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।